बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे ऑफ माइक्रोबायोलॉजी का यूनिट है, यूनिट नंबर 6, कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोलेशन। व्हाट इज़ आइसोलेशन? आइसोलेशन कैसे कहते हैं, आइसोलेशन हम क्यों करते हैं, मुख्तलिफ फैक्टर है जो आइसोलेशन को अफेक्ट कर सकते हैं, वो कौन से प्रोसेस एट्सेट्रा। तो आइसोलेशन में हम डिटेल से बात करेंगे। एक्चुअली की पॉइंट है या ऑब्जेक्टिव्स है आइसोलेशन के लिए। तो ये ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन आइसोलेशन कैसे कहते हैं, टाइप ऑफ आइसोलेशन को कितने हैं, चेन ऑफ इन्फेक्शन में आइसोलेशन का क्या रिलेशन है उसके साथ। अगर आप प्रिवेंटिव मेजर ड्यूरिंग मुख्तलिफ इन्फेक्शन के दौरान डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहते हैं तो वो कौन से है, परफॉर्म वेरियस नर्सिंग इंटरवेंशन कौन से है जो हम आइसोलेशन को प्रोफेशनल तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आइसोलेशन डिफाइन, अगर हम आइसोलेशन डिफाइन करते हैं तो आइसोलेशन इज अ सेपरेशन ऑफ पेशेंट फ्रॉम कॉन्टैक्ट विद अदर इन ऑर्डर टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन और कम्युनिकेबल डिजीज। आइसोलेशन वो प्रोसेस है जो एक इन्फेक्शन पेशेंट को या जो एक पेशेंट को हम सेपरेट करें कॉन्टैक्ट की वजह से, कि उस दूसरे बंदे के साथ उसका कॉन्टैक्ट ना हो जाए। क्यों? क्योंकि इस स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से बचाए या ये कम्युनिकेबल डिजीज़ होने से बचाए। एक पर्सन दूसरे पर्सन से अलहदा करे क्योंकि उसके साथ कांटेक्ट ना हो जाए, क्योंकि कांटेक्ट की वजह ये डिजीज़ हो सकती है कि उससे ट्रांसफ़र हो जाए। इस ट्रांसफ़र डिजीज़ को कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। कंप्लीट सेपरेशन फ्रॉम अदर पर्सन सफरिंग फ्रॉम कंटेजियस और इन्फेक्शियस डिजीज इज कॉल्ड क्वारंटाइन। अगर आप कंप्लीटली एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन से सेपरेट करें, चाहे वो एक दूसरा पर्सन ऑलरेडी सफ़र हो, मतलब ऑलरेडी बीमार हो, फ्रॉम अ कंटेजियस सीरियस हालत में हो, तो उससे अगर अगर एक सीरियस हालत में एक पेशेंट्स पड़ा हुआ है, तो अगर आप ऐसे पेशेंट को सेपरेट करें किसी और पेशेंट से कंप्लीटली मुकम्मल तौर पर, तो ऐसी प्रोसेस को क्वारंटाइन कहते हैं। यूजुअली जो कोरोना में हमने पढ़ा कि कोरोना का जो वक़्त था क्वारंटाइन, यानी 14 दिन के लिए हमने एक पेशेंट को क्वारंटाइन करके रखा था। तो सेपरेशन ऑफ पर्सन विद इन्फेक्शियस डिजीज़ फ्रॉम कॉन्टैक्ट विद अदर ह्यूमन बीइंग फॉर अ पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी। एंड अगर एक ख़ास टाइम के लिए अगर एक पर्सन को किसी दूसरे पर्सन से सेपरेट करें, क्योंकि वो जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है वो ट्रांसफ़र ना हो जाए किसी दूसरे बंदे की, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम आइसोलेशन कहते हैं। एक्ट ऑफ इंस्टेंट ऑफ आइसोलेटिंग, यानी आइसोलेशन का जो अमल है ये एक खास लिमिट के लिए होना चाहिए। इसका एक स्पेसिफिक लिमिट है, वो डिपेंड करता है डिजीज़ के ऊपर। द स्टेट ऑफ बीइंग आइसोलेटेड, जो आइसोलेशन भी मुख्तलिफ तरह के है कि हम कौन सा आइसोलेशन कर सकते हैं। According to the CDC, isolation is the act of separating the sick individual with contagious disease from healthy individual without that contagious disease in order to protect the general public from exposure to a contagious disease. अगर हम according to the CDC, आइसोलेशन एक्ट ऑफ सेपरेटिंग सिक, इन आइसोलेशन वो एक ऐसा अमल है जो हम एक बीमार बंदे को, जिसमें वो कंटेजियस डिजीज़ पर मुश्तमिल हो। कंटेजियस डिजीज़ वो डिजीज़ जो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ हो, ख़तरनाक बीमारी हो, वो अगर हम आइसोलेट करें, सेपरेट करें एक हेल्थी इंडिविजुअल से, क्योंकि वही इंडिविजुअल उसको ट्रांसफ़र ना हो जाए, वो पब्लिक में मज़ीद वो डिजीज़ एक्सपोज ना हो जाए, तो इसी प्रोसेस को हम आइसोलेशन कहते हैं। और सीडीसी का मतलब कंट्रोल डिपार्टमेंट ऑफ सेंटर, मतलब वो सेंटर जो कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट में मदद देती है। हर इंस्टीट्यूट का, हर हॉस्पिटलाइज के अंदर आइसोलेशन का एक सेपरेट वार्ड होता है, एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन होता है, कंट्रोल सेंटर ऑफ आइसोलेशन, कंट्रोल डिपार्टमेंट ऑफ सेंटर एक्सेट्रा, जिसकी तरफ से उस डिपार्टमेंट की तरफ से आइसोलेशन का प्रोसेस जो है वो कंट्रोल होता है। आइसोलेशन रिफर टू द प्रिकॉशन दैट आर टेकन the hospital to prevent the spread of infectious agent from infected or colonized patient to a susceptible person। आइसोलेशन हम रिफ़र करते हैं कि अगर हम प्रिकॉशन करें, अगर हम एहतियात करें हॉस्पिटल में, कि एक बंदा दूसरे बंदे को, जो इन्फेक्टेड बंदा है वो, उससे जो ट्रांसमिटेड है, उससे जो पैथोजन है वो ट्रांसमिट ना हो जाए किसी नॉर्मल पर्सन को। तो ऐसी प्रोसेस में अगर हम एक बंदे किसी दूसरे बंदे के सामने, सॉरी, एक बंदे को दूसरे बंदे से सेपरेट करें, तो ऐसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? आइसोलेशन कहते हैं। आइसोलेशन यानी नीड ऑफ आइसोलेशन क्या है, यानी वो कौन सी ज़रूरत है जो हमें आइसोलेशन करना पड़ेगा। आइसोलेशन एम कंट्रोलिंग एंड प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, ये हम इसलिए करते हैं ताकि इसकी वजह से इन्फेक्शन का जो स्प्रेडिंग एबिलिटी है वो प्रिवेंट हो जाए, वो कंट्रोल हो जाए। आइसोलेशन प्रिकॉशन आर डिज़ाइन लाइक रूम वार्ड टू मिनिमाइज द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन इन द हॉस्पिटल बाय यूजिंग अपडेट एंड स्किल टेक्नोलॉजी। अगर हम कोई रूम के अंदर है या कोई वार्ड के अंदर है, तो उस डिज़ाइन से हम बना लेंगे कि इस डिज़ाइन के मुताबिक वो ट्रांसमिशन का जो अफेक्टेड रेट है वो कम से कम हो। मतलब वो कमरा ऐसे डिज़ाइन से अगर हम बना लेंगे कि वो ट्रांसमिशन की एबिलिटी उसमें बहुत कम है कि वो इस डिजीज़ को ट्रांसमिट करे।
थर्ड पॉइंट ये है कि आइसोलेशन हेल्प टू प्रोटेक्ट द पेशेंट फैमिली मेंबर विजिटर एंड हेल्थ केयर वर्कर फ्रॉम द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। आइसोलेशन का मकसद ये है कि हम पेशेंट को प्रोटेक्ट करें, फैमिली मेंबर को प्रोटेक्ट करें, विजिटर या जो हेल्थ केयर वर्कर है स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन से हम उसको बचाएं। To reduce the risk of spread of certain infection or antibiotic resistant germs or other patient and staff। इसका मकसद ये है टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ स्प्रेडिंग सर्टन इन्फेक्शंस और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जर्म। यानी वो जर्म जो एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट बनाते हैं, मतलब एंटीबायोटिक उसके ऊपर इफेक्ट नहीं करती, या वो डिजीज़ जो इन्फेक्शस में इन्फेक्शियस डिजीज जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो सकती है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि अब आइसोलेशन परफॉर्म करें टू प्रोटेक्ट द पेशेंट फ्रॉम इन्फेक्शन इफ दे हैव अ वीक इम्यून सिस्टम ड्यू टू सर्टन डिजीज आर टेकिंग सर्टन ड्रग। यानी अगर हाँ ऐसा डिजीज़ हो या कोई ऐसा पर्सन हो जिसका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी कमज़ोर है, तो ऐसी पर्सन को हमने आइसोलेट करना है, क्योंकि इस पर मुख्तलिफ़ तरह के फैक्टर इफेक्ट हो सकते हैं, मुख्तलिफ़ तरह के डिजीज़ इसके ऊपर इफेक्ट अटैक हो सकते हैं, तो इसी वजह से चांसेस हो सकती है कि वो किसी दूसरे बॉडी को डिजीज ट्रांसमिट ना करें। की पॉइंट क्या है आइसोलेशन के लिए? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी स्प्रेड फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट एंड पेशेंट टू स्टाफ। इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्प्रेड होती है पेशेंट टू पेशेंट से या पेशेंट टू स्टाफ से। आइसोलेशन प्रिकॉशन कैन रिड्यूस द ट्रांसमिशन डिक्रीजिंग द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। लेकिन अगर आपने आइसोलेशन प्रिकॉशन इस्तेमाल किया तो ये रिड्यूस ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शस है, जो डिजीज है, उसकी रिडक्शन में काम करती है। डिक्रीजिंग द स्प्रेड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिड्यूस करती है। कंपोनेंट उसके लिए कौन से कंपोनेंट है जो आइसोलेशन को डिक्रीज कर सकती है? हैंड वॉशिंग है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स है, सिंगल रूम होनी चाहिए, वेंटिलेशन होनी चाहिए, रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट होना चाहिए, यानी पॉसिबल मूवमेंट होना चाहिए। ज़्यादा मूवमेंट अगर आप करें तो इसका मकसद ये है कि आप इन्वायरमेंट को एक्सपोज हो जाए। जब भी आप इन्वायरमेंट का एक्सपोज हो जाए तो आपको ये चांसेस हो सकती है कि आपको इन्फेक्शन लग गई या आपने किसी दूसरे बंदे को इन्फेक्ट किया। मस्ट बी अप्लाइड अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम। आपने अप्लाइड करना है आइसोलेशन, आपने अप्लाई करना है, साइन और सिम्टम को आपने देखना है। कोरोना का एक अलग साइन और सिम्टम है, कोरोना का मुख्तलिफ फेज़ है, तो हर फेज़ के लिए एक डिफरेंट आइसोलेशन है, 5 दिन, 7 दिन या 14 दिन, etc. Microorganism causing healthcare associated infections can be spread from infected or colonized patient or other patient and staff। माइक्रोऑर्गेनिज्म खास होते हैं जो हेल्थ केयर एसोसिएटेड है, एसोसिएटेड इन्फेक्शन से वो स्प्रेड होती है एक इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल पेशेंट्स को। एप्रोप्रिएट आइसोलेशन प्रिकॉशन कैन रिड्यूस ट्रांसमिशन इफ दे हैव अप्लाइड प्रॉपर्ली। अगर आपने प्रॉपर तरीके से आइसोलेशन को इस्तेमाल किया तो इसका चांसेस हो सकती है कि आपने डिजीज़ को कंट्रोल किया प्रॉपर तरीके से। एंड आइसोलेशन प्रिकॉशन पॉलिसी एम्स टू डिक्रीज द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। इसका मकसद ये है प्रिकॉशन या आइसोलेशन का कि हम इस पॉलिसी का मकसद ये है कि हम इन्फेक्शियस डिजीज़ को स्प्रेड होने से बचाएं या इसको कम करें बिटवीन द स्टाफ, पेशेंट और स्टाफ के दरमियान, स्टाफ पेशेंट के दरमियान, या कोई दूसरी नॉर्मल हेल्थ और पेशेंट के दरमियान, एक्सेट्रा। आइसोलेशन प्रिकॉशन पॉलिसी, प्रिकॉशन या आइसोलेशन पॉलिसी क्या है? उसके सेवरल पार्ट्स। नंबर 1 हैंड हाइजीन करना है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स आपने इस्तेमाल करना है, प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग एंड अदर आइटम आपने इस्तेमाल करना है। सिंगल रूम होनी चाहिए, मोर या लेस शॉप रिस्ट्रिक्टेड वेंटिलेशन। शॉप रिस्ट्रिक्टेड का मतलब नया वेंटिलेशन होना चाहिए। एंड रिस्ट्रिक्शन फॉर अ मोमेंट ऑफ पेशेंट एंड स्टाफ। और जो पेशेंट और स्टाफ का जो मोमेंट है वो रिस्ट्रिक्टेबल होना चाहिए, मतलब एक स्पेसिफिक लिमिट के लिए होना चाहिए। जो ज़रूरत हो तभी आप उससे मीट हो सकते हैं, अदरवाइज इट इज़ नॉट। Apply isolation precaution according to the sign and symptom of the patient in general, do not wait for the laboratory result। यानी आइसोलेशन प्रिकॉशन को आपने इस्तेमाल करना है अकॉर्डिंग टू साइन और सिम्टम के बेस के ऊपर पेशेंट्स के। इन जनरल डो नॉट वेट फॉर द लेबॉर्ट्री टेस्ट। लेबॉर्ट्री रिजल्ट के लिए आपने जनरली वेट नहीं करना, यानी आपने साइन और सिम्टम को देखना है, फिर आपने आइसोलेट करना है। मिसाल के तौर पर अभी जो कोरोना का दौर था, तो कोरोना दौर में जब भी कोई किसी बंदे के अंदर साइन सिम्टम अपीयर होता कोरोना का, कि यार मुझे सर का दर्द है या मुझे फीवर बहुत हाई फीवर मुझे लग गई है, तो वो अंडरस्टैंडेबल वर्ड से कि जब हाई फीवर होगा तो मतलब कोरोना होगा। तो ये लेबॉर्ट्री टेस्ट तो आपने नहीं कराई, तो लेबॉर्ट्री टेस्ट उसके लिए ज़रूरी नहीं, जब भी साइन और सिम्टम अपीयर होगा तो आपने आइसोलेट करना है। चेन ऑफ इन्फेक्शन क्या है? इन्फेक्शन, चेन ऑफ इन्फेक्शन हमने डिटेल से पढ़ा चैप्टर नंबर 5 में, लेकिन यहाँ पे इन्फेक्शंस रिजल्ट फ्रॉम एन इंटरेक्शन बिटवीन इन्फेक्शियस एजेंट एंड सस्केपिटेबल होस्ट। इन्फेक्शियस एजेंट से सस्केपिटेबल होस्ट, मतलब अगर इन्फेक्शियस एजेंट है, वायरस बैक्टीरिया है, वो इजीली किसी बंदे में, कोई लिविंग या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में वो ट्रांसमिट हो सकती है। इंटरेक्शन अकर बाय मींस ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन एजेंट एंड होस्ट एंड इज अफेक्टेड बाय द एनवायरनमेंट। ये इंटरेक्शन हो सकती है होस्ट और एजेंट के दरमियान। होस्ट कौन होगा? जो फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी एक होस्ट है, और एजेंट कौन होगा? पैथोजन, वायरस, बैक्टीरिया, एटसेट्रा। तो ये एनवायरनमेंट को भी इफेक्ट कर सकता है या एनवायरनमेंट की वजह से भी इफेक्ट हो सकती है।
ब्रेकिंग द चेन ऑफ इन्फेक्शन बाय इंटरप्टिंग द ट्रांसमिशन जनरली बेस्ट वे टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए या चेन ऑफ इन्फेक्शन को ब्रेक करने के लिए आपने कौन सी स्टेप को लेना है कि वो जो ट्रांसमिशन वाला स्टेप था उसको कट करना है, उसको ब्रेक करना है। चेन ऑफ इन्फेक्शन कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट। इन्फेक्शियस एजेंट पे मुश्तमिल था, रिजर्वाइवर था, पोर्टल ऑफ एक्साइट था, मोड ऑफ ट्रांसमिशन था, पोर्टल ऑफ एंट्री था एंड सस्केप्टेबल होस्ट था। ये हमने पढ़े चैप्टर नंबर 5 में। आइसोलेशन प्रिकॉशन फोकस्ड ऑन इंटरप्टिंग द चेन ऑफ इन्फेक्शन स्पेशली ट्रांसमिशन। अगर आपने आइसोलेशन प्रिकॉशन को फोकस करना है ऑन इंटरप्टिंग दिस चेन ऑफ इन्फेक्शन को, अगर आप आइसोलेशन प्रिकॉशन में आपका जो बेसिक एम्स है, आपका जो बेसिक मकसद है वो ये है कि आप क्या करें कि आप चेन ऑफ इन्फेक्शन को कंट्रोल करें, चेन ऑफ इन्फेक्शन को ब्रेक करें। इसलिए हम आइसोलेशन करते हैं कि कोई दूसरा बंदा हमारे वजह से इफेक्ट ना होगा, या फॉर एग्जांपल जो बेसिक डिजीज़ है वो हमारे ट्रांसमिट हो जाए किसी दूसरे बॉडी के अंदर। तो ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन किस तरीके से ट्रांसमिट होते हैं? कॉन्टैक्ट की वजह से भी स्प्रेड होते हैं। डायरेक्ट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन की वजह से ट्रांसमिट हो सकती है। इनडायरेक्ट कंटेमिनेटेड इक्विपमेंट आपने टच किया, सरफेस आपने टच किया। कंटेमिनेटेड इक्विपमेंट्स का मतलब एक बंदे ने कंटेमिनेटेड इक्विपमेंट्स को यूज़ किया, फिर उसकी कंटेमिनेटेड, फिर वही कंटेमिनेट हुआ भी इक्विपमेंट, फिर दूसरा नर्स आ गया, उसने स्टेरिलाइज नहीं किया, आखिर स्टेरिलाइज किया वो कंटेमिनेटेड इक्विपमेंट्स फिर यूज़ किया, तो इसके ज़रिए भी ट्रांसमिट हो सकती है। ड्रॉपलेट या एक्सपेल व्हेन स्नीजिंग, अब आप कफिंग करते हैं या स्नीजिंग करते हैं लेस देन 2 मिलीमीटर फ्रॉम द सोर्स, अगर आप 2 मीटर फ्रॉम द सोर्स, अगर आप सोर्स से 2 मीटर कम फासले पर है तो ज़ाहिर बात है जो कफिंग करता है या जो स्नीजिंग करता है वो एयर मॉइस्चर आपके मुंह, आपके नोज़ में भी जा सकती है, आपके माउथ में भी जा सकती है। तो ये बेसिक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ट्रांसमिशन का एक बेसिक ज़राया है। A pathogen may be transmitted by a single route. It can be transmitted in a several way. पैथोजन सिंगल रूट के जरिए भी ट्रांसमिट हो सकता है, डाइजेस्टिव और रिस्पायरेटरी, यूरिनरी ट्रैक, जेनेटो यूरिनरी ट्रैक के जरिए ट्रांसमिट हो सकती है। डायरेक्ट कंटेक्ट occur when माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। डायरेक्ट इस तरह होता है कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी एक बंदे ने ट्रांसफ़र किया डायरेक्टली बाई हैंड अनदर पर्सन को। इट कैन इन्वॉल्व कॉन्टैक्ट विद ब्लड, बॉडी फ्लूइड, एक्सक्रीशन या सिक्रेशन पर मुश्तमिल है। ड्यूरिंग द पेशेंट केयर बाय हेल्थ केयर वर्कर और विजिटर और फैमिली मेम्बर। फॉर एग्जांपल फैमिली मेम्बर आ गया, पेशेंट को टच किया, हेल्थ केयर वर्कर टीम आ गया, पेशेंट को टच किया, तो ये भी एक ट्रांसमिशन का एक बेसिक वे है। ड्यूरिंग इंटरेक्टिव एक्टिविटी इन द पॉली रूम्स बिटवीन पेशेंट, अगर एक पेशेंट से फॉर एग्जांपल पॉली रूम्स का मतलब वो एक पेशेंट है फॉर एग्जांपल ज़्यादातर कमरे में जा रहा है या जाता है एटसेट्रा। एक पेशेंट है टीबी का या कोई और भी पेशेंट है, फॉर एग्जांपल उसका अपना अलग रूम है लेकिन वो फिर भी आते जाते हैं किसी दूसरे रूम में, तो ये भी एक बेसिक सबब है, ज़राया है कि इसका चेन ऑफ इन्फेक्शन ट्रांसमिशन करने का। Transmission of infection, indirect contact involve transfer of microorganism through contaminated intermediate object substance person, example contaminated equipment, food, water supply। इनडायरेक्ट इस तरह भी हो सकता है कि एक बंदा किसी दूसरे बंदे को जाकर, या फॉर एग्जांपल सब्सटेंस किसी एक सब्सटेंस दूसरी जगह से लेकर, या फॉर एग्जांपल कंटेमिनेटेड फूड, एयर, वाटर, यानी जितना भी वो सब्सटेंस जो कैरियर की तरह काम करता है, तो ये इनडायरेक्ट है। मे अकर विन इनएडिक्वेट हैंड वाशिंग, प्रॉपर तरीके से आपने हैंड वाशिंग नहीं किया, परफॉर्म नहीं किया, प्रॉपर तरीके से केयर प्रोवाइड नहीं किया, तो ये भी एक मेन ट्रांसमिशन है इन्फेक्शन का। इक्विपमेंट इज नॉट क्लीन, फॉर एग्जांपल इक्विपमेंट क्लीन नहीं है, डिसइंफेक्टेंट नहीं है या स्टेरिलाइज नहीं है प्रॉपर तरीके से। ब्लड बोर्न पैथोजन आर ट्रांसफर बाय शॉप और नीडल स्टिक इंजरीज, ट्रांसफ्यूजर या इंजेक्शन के जरिए या इंजरीज के जरिए, या फॉर एग्जांपल ट्रांसफ्यूजन के जरिए फॉर एग्जांपल पैथोजन ट्रांसफ़र हुआ किसी इन्फेक्टेड पेशेंट की ब्लड से नॉर्मल पेशेंट की ब्लड तक। फॉर एग्जांपल जब दो पेशेंट आपस में ट्रांसप्लांटेशन करते हैं तो ज़ाहिर बात है उसके अंदर काफ़ी चीज़ें हमें देखना पड़ेगी, उसके अंदर हमने मुख्तलिफ़ तरह के टेस्ट करवाने पड़ेंगे, और उसके साथ जब ब्लड आपको देगा डोनर से रिसिपिएंट, अगर डोनर में डिजीज़ है तो रिसिपिएंट को ऑलरेडी ट्रांसमिट होगा। ड्रॉपलेट स्प्रेड, इन्फेक्शियस ड्रॉपलेट दैट आर एक्सपेल्ड, एग्जांपल जब हम इन्फेक्शियस ड्रॉपलेट अगर आप एक्सपेल करते हैं तो ये भी एक ट्रांसमिशन का मेन ट्रांसमिटिंग एजेंट है। व्हेन स्नीजिंग, जब आप स्नीजिंग करते हैं, कफिंग करते हैं, या फॉर एग्जांपल एयर में अगर आप फ्लॉट करना चाहते हैं, एंड कैन बी ट्रांसफ़र लेस देन 2 मीटर फ्रॉम द सोर्स ऑफ द ड्रॉपलेट, अगर आप ड्रॉपलेट की सोर्स से 2 मीटर पीछे है या फॉर एग्जांपल कम फासले पर है, तो ये एक मेन वे है कि आप इन्फेक्शियस एजेंट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। स्प्रेड में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, स्प्रेड डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। स्प्रेड डायरेक्ट ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन, ड्रॉपलेट ईच म्यूकस मेम्ब्रेन और इनहेल, अगर आपने म्यूकस मेम्ब्रेन को इनहेल किया या म्यूकस मेम्ब्रेन को आपने टच किया या उसके साथ ये वही पैथोजन म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ अटैच हुआ, तो ये डायरेक्ट ट्रांसमिशन है।
इनडायरेक्ट ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन वो है ड्रॉपलेट फॉल ऑन द सरफेस और हैंड एंड आर ट्रांसमिटेड टू द म्यूकस मेम्ब्रेन और फूड। अगर वही म्यूकस किसी दूसरे बॉडी के ऊपर पड़ गया या किसी फूड के ऊपर या फॉर एग्जांपल किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आपने उसको टच किया तो वही टचिंग हैंड फॉर एग्जांपल आपने माउथ में डाला, नोज़ में डाला एटसेट्रा, तो एक बेसिक इनडायरेक्ट ड्रॉपलेट पाथवे है जो एक एजेंट को ट्रांसफ़र कर सकती है। इनडायरेक्ट ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन इज ऑफन मोर एफिशिएंट देन डायरेक्ट। देखिए जो इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन पाथवे है ये ऑफन मोर एफिशिएंट है, ये ज़्यादा इफेक्टिव है इनडायरेक्ट के मुकाबले में। इन्फेक्शियस स्प्रेड इन दिस वे इंक्लूड कॉमन कोल्ड। जो इन्फेक्शियस स्प्रेडिंग है इन दिस वे, इन्फेक्शियस स्प्रेड वो मुश्तमिल है कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एंड रिस्पायरेटरी सेंक्टियल वायरस पर मुश्तमिल है। यानी इसका मकसद ये है कि जो स्प्रेडिंग मटीरियल है जो इन्फेक्शन काज कर सकता है कॉमनली ज़्यादातर मुश्तमिल है, इसकी वजह से कोल्ड भी काज हो सकती है, इन्फ्लुएंजा वायरस भी काज हो सकती है एंड रिस्पायरेटरी सेंक्टियल वायरस जो रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर है, जो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है कॉमनली, ये बेसिकली चेन ऑफ इन्फेक्शन की वजह से काज होती है कि इन्फेक्शियस एजेंट ट्रांसमिट हो सकता है। स्टैंडर्ड प्रिकॉशन क्या है? Adaptation of uniform precaution for all patients regardless of their diagnosis is called standard precaution। यानी आपने हर पेशेंट के लिए एक ही स्टैंडर्ड प्रिकॉशन का इस्तेमाल करना है रिगार्डलेस ऑफ द डायग्नोसिस। अगर आपने डायग्नोज को रिगार्ड किया, मतलब अगर आपने डायग्नोज को रिगार्ड किया, रिगार्ड का मतलब डायग्नोज रिगार्ड का मकसद ये है कि अगर वो डिफरेंट डिजीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर सेम डिजीज़ है तो सेम प्रिकॉशन स्टैंडर्ड प्रिकॉशन इस्तेमाल करना है, तो डिजीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, डायग्नोसिस के ऊपर डिपेंड करता है। किसी का एड्स है उसका एक अलग सेफ्टी प्रिवेंशन है, किसी का फॉर एग्जाम्पल कैंसर है अलग सेफ्टी प्रिवेंशन है एटसेट्रा। गाइडलाइन फॉर प्रिवेंटिंग एक्सपोजर टू द ब्लड बॉडी फ्लूइड सिक्रीशन एक्सक्रीशन ब्रोकन स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। गाइडलाइन देनी है कि किस तरह हम ब्लड से बचाया जाए, बॉडी फ्लूइड से बचाया जा सके, सिक्रीशन एक्सक्रीशन ब्रोकन स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन की इंजरीज की वजह से हम किस तरह इन मटेरियल के ज़रिए या इन एक्सपोजर के ज़रिए हम किस तरह अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं और पेशेंट को प्रिवेंट कर सकते हैं कि ये जो पैथोजन है ये ट्रांसमिट ना हो जाए। बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट दैट बॉडी फ्लूइड फ्रॉम एनी पेशेंट कैन बी इन्फेक्शियस। यानी कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट रखना है दैट बॉडी फ्लूइड फ्रॉम एनी पेशेंट कैन बी इन्फेक्शियस, कि जो भी पेशेंट से जो फ्लूइड निकलेगा वो इन्फेक्शियस होगा दूसरे के लिए। शुड बी यूज्ड ऑन एवरी पेशेंट, हर पेशेंट के लिए इस्तेमाल करना है स्टैंडर्ड प्रिकॉशन। यूज़ नेसेसरी पीपीई फॉर प्रोटेक्शन, यानी आपने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स को प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल करना है। हैंड हाइजीन करना है, यूज़ ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इस्तेमाल करना है, ग्लव्स गाउन मास्क, सेफ हैंडलिंग ऑफ पोटेंशियली कंटेमिनेटेड इक्विपमेंट सरफेस शॉप डिस्पोजेबल इन द पेशेंट इन्वायरमेंट। रिस्पायरेटरी हाइजीन आपने यानी फॉर एग्जांपल कफ एटिक्यूटी, जो रिस्पायरेटरी हाइजीन है मतलब कि रिस्पायरेटरी रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर है आपने उसको इस्तेमाल करना है। सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिस आपने करना है, यूज़ ऑफ मास्क का इस्तेमाल करना है, गन्स का इस्तेमाल करना है एटसेट्रा। तो डिफरेंट फैक्टर है जो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन बात है। ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन कौन सा है, यानी वो कौन से प्रिकॉशन है जो ट्रांसमिशन के बेस पर है, जो ट्रांसमिशन को नहीं होने देते, जो पैथोजन ट्रांसमिट नहीं होने देते, तो वो कौन सी प्रिकॉशन है। ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन मे बी नीडेड इन एडिशन टू स्टैंडर्ड प्रिकॉशन फॉर सेलेक्टेड पेशेंट हु आर नोन एज सस्पेक्टेड टू अ सर्टेन इन्फेक्शन। यानी वो बंदा जो इन्फेक्शन के लिए ज़्यादा सस्पेक्टेबल हो, ज़्यादा खसास हो, तो इसके लिए हमने ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन रखने हैं और यही ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन को हमने ऐड करना है स्टैंडर्ड प्रिकॉशन के साथ। एग्जांपल, दिस प्रिकॉशन आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज में डिवाइड है, कॉन्टैक्ट, ड्रॉपलेट एंड एयरबॉर्न। यानी कॉन्टैक्ट के जरिए भी ट्रांसमिशन हो सकती है, ड्रॉपलेट के जरिए और एयरबॉर्न के जरिए। दिट रिफ्लेक्ट द डिफरेंस इन द वे ऑफ इन्फेक्शस और ट्रांसमिटेड, जो मुख्तलिफ तरीके से इन्फेक्शस को एक ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट कर सकते हैं। सम डिजीज़ मे रिक्वायर मोर देन वन आइसोलेशन कैटेगरी, यानी कुछ ऐसे डिजीज़ से जो आपने एक या एक से ज़्यादा आइसोलेशन को आप क्या उसके लिए दरकार होती है। मिसाल के तौर पर एड्स है, हेपेटाइटिस सी है या कोरोना है, इसके लिए आइसोलेशन का होना वेरी मस्ट है और इसके लिए डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ आइसोलेशन आपने करना है। टाइप ऑफ आइसोलेशन, आइसोलेशन एक्चुअली 3 किस्म के हैं। पेशेंट आर आइसोलेटेड अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ ट्रांसमिशन के ऊपर आपने डिजीज़ को देखना है कि कौन सा डिजीज़ से, तभी इस डिजीज़ के ऊपर आपने डिपेंड करना है कि कौन सा आइसोलेशन हमने करवाना है। कॉन्टैक्ट आइसोलेशन होना है या ड्रॉपलेट आइसोलेशन है या रिस्पायरेटरी आइसोलेशन है। तो एक एक करके डिफाइन करते हैं। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन क्या है, कॉन्टैक्ट आइसोलेशन या कॉन्टैक्ट आइसोलेशन के लिए कौन सी प्रिकॉशन है, कौन सी स्टैंडर्ड रूल है जो इस इन्फेक्शन को हम बचाया जा सके। डायरेक्ट इन इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन इज द मोर फ्रीक्वेंट रूट ऑफ ट्रांसमिशन इन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। यानी HAI जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है जिसको हम नाजुकोमियल इन्फेक्शन कहते हैं,
ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रैक्ट ट्रांसमिशन पर मुश्तमिल है। इन दोनों की वजह से हो सकती है हॉस्पिटल में। डायरेक्ट कंट्रैक्ट ट्रांसमिशन अकर व्हेन देयर इज अ डायरेक्ट बॉडी टू बॉडी ट्रांसफर ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म बिटवीन इन्फेक्टेड और कॉलोनाइज्ड पर्सन एंड सस्केप्टेबल होस्ट। डायरेक्ट टू डायरेक्ट इस तरह हो जाए कि डायरेक्ट टू यानी हैंड टू हैंड कांटेक्ट जो है ये डायरेक्ट कांटेक्ट है। इनडायरेक्ट कंट्रैक्ट ट्रांसमिशन अकर व्हेन एन इमिनेट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट का मकसद ये है जब आपने नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को टच किया वही नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एज ए कैरियर की तरह काम करेगा, और ऐसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट किसी हेल्थी पर्सन ने उसको टच किया तो ये इनडायरेक्ट पाथवे है, जिसको हम वेक्टर भी कहते हैं। कि वेक्टर दो तरह के हैं, मैकेनिकल और बायोलॉजिकल वेक्टर। बायोलॉजिकल वेक्टर में वायरस बैक्टीरिया एटसेट्रा आते हैं, और मैकेनिकल वेक्टर में फूमाइड जिसको हम कहते हैं, मिसाल के तौर पर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, ग्लास है फॉर एग्जांपल, थर्मास है फॉर एग्जांपल, पेन है, फैन है, एटसेट्रा। डिफरेंट नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को हम फूमाइड्स कहते हैं। रिकमेंडेशन फॉर कॉन्टेक्ट वेरिफिकेशन के लिए कौन सी रिकमेंडेशन होनी चाहिए? प्लेस पेशेंट इन ए सिंगल रूम, पेशेंट को सिंगल रूम प्रोवाइड करना चाहिए। पुट ऑन गाउन, गाउन आपने इस्तेमाल करना है, एंड ग्लव्स आपने इस्तेमाल करना है। बिफोर इंटरिंग द पेशेंट, रूम के इंटर होने से पहले आपने गाउन्स जितना भी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है वो इस्तेमाल करना है। रिमूव गाउन एंड ग्लव्स जस्ट इनसाइड द डोर द पेशेंट रूम एंड डिस्कार्ड विद दिस रूम। जब भी आप इंटर होते हैं किसी आइसोलेटिंग पेशेंट के रूम में तो आपने पहनना है, और जब भी आप उससे मतलब इसी पेशेंट के रूम से आपने बाहर निकालना है तो इसी रूम में ही आपने निकालना है। वॉश हैंड थ्रोली आफ्टर ग्लव्स एंड गाउन रिमूव, यानी आप गाउन्स और ग्लव को जब रिमूव करते हैं तो आपने हैंड वॉशिंग करना है। डेडिकेटेड इक्विपमेंट टू आइसोलेटेड पेशेंट, यानी एक अलग से इक्विपमेंट को आपने आइसोलेटेड पेशेंट के लिए रखना है। अगर वो पेशेंट के लिए जो डेडिकेटेड है, जो इक्विपमेंट्स आपने इस्तेमाल करा है, अगर वो महंगे है यूजुअली, यानी ये महंगे है, हर एक के लिए हम इस्तेमाल नहीं कर सकते एक अलग अलग, लेकिन तो फिर आपने स्टरलाइजेशन मेथड के ऊपर अपनाना है।